शान, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आज जो तीसरा मैच इख्तिताम पजीर हुआ, इंग्लैंड को 55 रन दरकार थे और पाकिस्तान को 8 विकेटें, जो कि इंग्लैंड ने हदफ पूरा कर लिया। जो इंग्लैंड है उसने हदफ पूरा कर लिया और पाकिस्तान जो है वो हार गया 8 विकेटों से। तीसरे टेस्ट मैच पे नाकामी। इससे पहले भी 2 टेस्ट मैचेस जो हैं वो हम हार चुके। तो क्या समझते हैं ओवरऑल इस सीरीज़ में कहाँ पे खामियां देखने में आई? अनीस, ओवरऑल तो बहुत ज़्यादा खामियां देखने में आई। सिलेक्शन में खामियां थी, इसके अलावा आप देख लें कि बैटिंग ऑर्डर में खामियां थी। प्लेयर्स को जो है जिस तरह से आपने मैदान में उतारा, जिस तरह से अहम मौके पे हमने विकेटें जो हैं अपनी गंवा दी, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, ऐसे शॉट्स खेले। शान मसूद को ही आप देख लें कि कल किस तरह के उन्होंने शॉट खेला, तो उसके बाद से पाकिस्तान की बैटिंग लाइन जो है वो लड़खड़ा गई। तो गलतियां तो बहुत ज़्यादा की हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इन गलतियों से अब सीखने का वक्त जो है वो आ चुका है। अब हमें आगे जो है मज़ीद गलतियां नहीं करनी होंगी। अभी 5-6 दिन के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ शुरू हो रही है और मेरे ख्याल में कल ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए जो है वो स्क्वाड का ऐलान कर देगा। तो ये तमाम गलतियां जो तीनों टेस्ट में की गई हैं, मेरे ख्याल में मज़ीद अब गुंजाइश नहीं है गलतियां करने की। हमारे पास अच्छे प्लेयर मौजूद थे, हमारे पास बैकअप में भी थे। इसके अलावा हमने T20 के प्लेयर्स जो थे उनको टेस्ट में आजमा लिया, जिस वो फिटनेस का शिकार हो गए। आप देख लें कि हारिस रऊफ जो हैं वो अनफिट हैं, शाहीन शाह आफरीदी अनफिट हैं, नसीम शाह अनफिट हैं, इमामुल हक जो हैं वो अनफिट हैं। तो फिटनेस के बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं कि उनमें से ज़्यादातर जो प्लेयर्स थे वो T20 के प्लेयर्स थे। तो T20 को प्लेयर ने तो एक मैच में 4 ओवर्स कराने होते हैं, यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 ओवर्स कराने होते हैं। तो छोटी जो है वो मैचेस के प्रैक्टिस के साथ आप बड़े मैचेस में लेकर जाएंगे प्लेयर्स, तो यकीनी तौर पे वो फिटनेस जो है उनका मसाइल का शिकार होंगे और आगे भी होते रहेंगे। मेरे ख्याल में हमें टेस्ट पहले प्लेयर्स को खिला के उसके बाद उनको T20 में लेके जाना चाहिए, ताकि उनकी फिटनेस का जो लेवल है वो हाई रहे। तो छोटे मैचेस से बड़े मैचेस में लेकर आना मेरे ख्याल में ये लेवल नहीं होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। इसको ज़रूर देखना चाहिए। और आगे जिस तरह से हमने अब जो है कई प्लेयर्स, सरफराज को हमने इस पूरी सीरीज़ में मौका नहीं दिया, हालांकि रिजवान जो थे वो आप देख लें कि मुसलसल 12 इनिंग्स में जो हैं वो उस तरह से अच्छा परफॉर्म नहीं करते आ रहे जो उनसे तवक्कुआत हैं। जैसी वो वाइट बॉल क्रिकेट में जो है वो परफॉर्मेंस देते हैं। फवाद आलम की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। आपने देखा कि हमारा मिडिल ऑर्डर जो था वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सका। अगर फवाद आलम इस सीरीज़ में होते तो शायद थोड़ा सा पाकिस्तान को स्ट्रेंथ मिलती अपने मिडिल ऑर्डर में और हम यकीनी तौर पे जो है वो थोड़ा सा नताइज जो है वो मुख्तलिफ कर सकते थे। जी बिल्कुल, ये बात तो बाबर आजम ने भी कही थी कि जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे वो हमारे साथ इस सीरीज़ में नहीं थे, इस वजह से भी ये सीरीज़ जो है हम अपने नाम नहीं कर सके। इन तीनों मैचेस में हमने देखा कि जो स्पिनर्स हैं वही विकेटें लेने में कामयाब रहे मोस्टली। तो जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं वो विकेटें क्यों नहीं हासिल कर सके? कुछ पिच का मसला था या किस तरह की चीज़ें थी? देखिए, पिंडी की अगर आप पिच देख लें तो यहाँ पे सिर्फ जो है हमने फ्लैट विकेट बना दी। फ्लैट विकेट पे तो चाहे स्पिनर्स थे या फास्ट बॉलर्स, किसी के लिए भी कुछ नहीं था। पहले रोज़ ही 500 रन बन गए, 657 रन इंग्लैंड ने बना लिए, पाकिस्तान ने 579 रन बना लिए। तो उस पिच पे तो बॉलर्स के लिए वैसे भी कुछ नहीं था, बिलो एवरेज आईसीसी ने उसको करार दिया है। तो उसमें तो आप बॉलर्स के लिए कुछ आपने छोड़ा ही नहीं था। मुल्तान चले गए, वहाँ पे भी आपने कदरे बेहतर पिच बनाई, अच्छी पिच बनाई, वो स्पिनर्स को जो है वो ज़्यादा साजगार थी। और पाकिस्तान के इस पूरी सीरीज़ में जो है वो प्लस पॉइंट एक तो साउथ शकील हैं, उन्होंने बाबर आजम के साथ मिलकर जो है वो अच्छी पार्टनरशिप कायम की और 50s बनाई और पाकिस्तान को एक होप दी है कि हमारे पास एक अच्छा जो है वो प्लेयर आ सकता है। इसके अलावा स्पिनिंग डिपार्टमेंट में पाकिस्तान को अबरार अहमद की शक्ल में एक नया स्टार मिल गया है। पहले मैच में 11 विकेटें, दूसरे मैच में भी आपने देखा कि उन्होंने 4 विकेटें ली, फिर 2 विकेटें ली। तो अच्छा एक पाकिस्तान को स्पिनर मिल गए। हम जो यासिर शाह की तरफ देख रहे थे कि उनको हमने इस सीरीज़ में शामिल नहीं किया, उनके जो है वो रिप्लेसमेंट के तौर पे अबरार अहमद पाकिस्तान को जो है बहुत अच्छा एज ए स्टार की सूरत में मिला है और बड़े अरसे तक ये पाकिस्तान को जो है वो परफॉर्म करके दे सकता है। तो मेरे ख्याल में इन 2 प्लस पॉइंट्स के साथ जो गलतियां की हैं हमें उन पर ज़रूर निशानदेही करनी चाहिए, आगे सिलेक्शन अच्छी करनी चाहिए। और आगे क्योंकि देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, बाबर आजम पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि पाकिस्तान पहली मरतबा जो है वो वाइट वॉश हुआ है अपने ही होम ग्राउंड पे। तो सोशल मीडिया के फ़ौरन प्रेशर में आके एकदम से उजलत में फैसले करना मेरे ख्याल में बेहतर नहीं है। थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। बैक टू बैक सीरीज़ हैं, सीरीज़ कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद देखना चाहिए अगर कोई चेंजेस ज़रूरी हैं तो उनको करना चाहिए। अच्छा ज़िशान, आपने अबरार अहमद के हवाले से बात की, मैं भी उस हवाले से आपसे पूछना चाहूँगा कि फ्लैट विकेट्स की वजह से वो ज़्यादा विकेट्स लेने में कामयाब हुए अपने डेब्यू में भी और बाकी भी उन्होंने काफ़ी अच्छी विकेटें हासिल की।
तो फ्लैट विकेट्स की वजह से ऐसा हुआ या उन्होंने वाकई परफॉर्म अच्छा किया? नहीं, अबरार ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उनकी गुगली जो थी, आप देख लें कि जिस तरह से उन्होंने इंग्लिश बैटर्स को आउट किया है। अब बेन स्टोक्स की विकेट देख लें कि जिस तरह से मुल्तान में उन्होंने बेन स्टोक्स को बोल्ड किया, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान थे। काफ़ी देर तक वो हैरान रहे कि ये बॉल आई कहाँ से है। इसीलिए अबरार अहमद को मिस्ट्री स्पिनर कहा जाता है कि उनकी बॉल अभी तक कोई गुगली पिक नहीं कर पा रहा कोई भी बैटर उनकी गुगली को, कि वो गुगली है, लेग स्पिन है। ये हथियार है उनका, अहम हथियार है। ये पाकिस्तान का भी हथियार है। मेरे ख्याल में अबरार अहमद जो है, उनके साथ सकलैन मुश्ताक ने भी काफ़ी काम किया होगा। हमारे हेड कोच हैं, वो भी स्पिनर थे, तो कंडीशंस तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जानते थे। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अबरार की जो है वो हौसला अफजाई भी की होगी, उन्हें मुफीद मशवरे भी दिए होंगे। इसी वजह से शायद अबरार जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। मेरे ख्याल में जिस तरह अबरार ने बॉलिंग की है, इस तरह अगर हमें बैटिंग डिपार्टमेंट में भी एक दो ऐसे प्लेयर्स मिल जाएं, तो मेरे ख्याल में बाबर आजम की जो मुश्किलात हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो सकती हैं। जी बिल्कुल, जो बाबर आजम की मुश्किलात हैं वो कम हो सकती हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बाबर आजम की कैप्टनसी में हमने देखा कि ये जो टेस्ट सीरीज़ हुई इसमें हमें नाकामी भी हुई। जो बेन स्टोक्स की कैप्टनसी है, अगर उनको देखा जाए और बाबर आजम का कंपैरिजन किया जाए, तो क्या समझते हैं कि कहाँ पे बाबर आजम की तरफ से मिस्टेक हुई? देखें, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। दोनों की अप्रोच मुख्तलिफ थी। पाकिस्तान अपनी अप्रोच के साथ खेल रहा था। इंग्लैंड जो है वो आपको पता है बेसबॉल अप्रोच के साथ यहाँ पर आए, गुज़िश्ता साल से वो खेल रहे हैं और वही अप्रोच उन्होंने कंटिन्यू भी की। और आज जब बेन स्टोक्स से भी पूछा गया कि वो आपके जो नए टेस्ट क्रिकेट में नई जिद्दत लेकर आ रहे हैं, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? क्या ये टेस्ट क्रिकेट को उसकी जो असल चेहरा है उसको ख़राब नहीं करे? तो बेन स्टोक्स ने ये कहा कि हमने किसी को भी नहीं कहा कि वो हमारी अप्रोच को अडॉप्ट करें। हम अपनी अप्रोच के साथ खेल रहे हैं, उस तरह जीतते जा रहे हैं। जब से बेन स्टोक्स कैप्टन बने हैं, 10 में से 9 टेस्ट वो जीते हैं। यानी आप देख लें कि कितनी ज़बरदस्त अप्रोच है। और वो मैचेस को ज़्यादातर चौथे दिनों में ख़त्म कर रहे हैं, यानी कि आप 5वें दिन जो है वो एक्स्ट्रा होता जा रहा है। आप देख लें, हमारा भी कराची टेस्ट जो था वो तकरीबन 3 दिन में मुकम्मल हो रहा था। चौथे रोज़ जो है वो बेन स्टोक्स आए, उन्होंने सिर्फ 38 मिनट्स में जो है ये मैच का इख्तिताम किया। तो बहुत अच्छी अप्रोच है, लेकिन हमें पाकिस्तान की अप्रोच डिफरेंट है। हमारे प्लेयर्स का जो एक एटीट्यूड है वो डिफरेंट है। मेरे ख्याल में हम ये अप्रोच जो है अडॉप्ट नहीं कर सकते। हाँ, हम इनकी अप्रोच से सीख ज़रूर सकते हैं, उसमें से पॉजिटिव लेके हम अपनी अप्रोच के साथ कंटिन्यू करें, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। देखें, वही अप्रोच अपनाने की कोशिश की। पहले जो 2 टेस्ट मैचेस हुए उनमें अग्रेसिव क्रिकेट खेलने की कोशिश की पाकिस्तान ने, लेकिन अग्रेसिव क्रिकेट में हम कामयाब नहीं हो सके। तो हमारी जो स्ट्रेटजी है वो क्या रहनी चाहिए कि हमें नेचुरल गेम करनी चाहिए? बिल्कुल नेचुरल गेम। देखें, अपनी नेचुरल गेम है। हमारे प्लेयर्स जो हैं, आप शान मसूद को लेकर आए, इमामुल हक जो हैं वो हैं, अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छे टेस्ट प्लेयर हैं। सिर्फ वो मेरे ख्याल में अनलकी रहे इस सीरीज़ में कि वो जो है उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। हालांकि उनका डिफेंस बहुत अच्छा है। एज ए ओपनर पाकिस्तान के पास वो बहुत अच्छे जो हैं वो बैटर हैं। अगर इमामुल हक हैं आपके पास, इसके अलावा अभी आबिद अली भी हैं जो कि आपको पता है कि कुछ अरसे से बाहर हैं, उनको हार्ट डिजीज़ हो गई, लेकिन वो भी अब डोमेस्टिक में परफॉर्म करते आ रहे हैं, मुकम्मल फिट हैं। तो मेरे ख्याल में अगर उनका भी इंक्लूजन हो जाए, अगर वो पूरी तरह से फिट हैं, तो पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड जो है वो काफ़ी मजबूत हो सकता है। अजहर अली की जगह अब सिर्फ मेरे ख्याल में फवाद आलम ही ले सकते हैं। अजहर अली अब आपके पास नहीं है, तो एक बैटर तो ऐसा आप अपने मिडल ऑर्डर में ज़रूर रखें जो कि रोक सके। अगर सब भी जो है वो वाइड बॉल अप्रोच के साथ हमारे प्लेयर्स जाएंगे, तो मेरे ख्याल में फिर इसी तरह से हमारी टीम परफॉर्म करती रहेगी। इंग्लैंड के जो परसेप्शन है वो ये है कि ये T20 के प्लेयर्स लेकर आए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनके जो प्लेयर हैं ये T20 क्रिकेट ज़रूर खेल रहे हैं, लेकिन ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट एटलीस्ट जो है ये 100+ जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच खेल के आए हैं। तो ये अप्रोच और इस सोच के साथ कि ये इंग्लैंड जो है वो T20 के प्लेयर्स लेकर आए, बिल्कुल गलत है। इंग्लैंड अपने टेस्ट प्लेयर ही लेकर आया, सिर्फ उन्होंने अपनी अप्रोच को, अपनी शॉट सिलेक्शन को जो है थोड़ा सा ट्यून किया है। अच्छा ज़ीशान, आगे न्यूजीलैंड के साथ भी हमारी सीरीज़ आ रही है, उनके साथ भी हमने 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। 3 टेस्ट मैचेस हम क्लीन स्वीप हुए हैं इंग्लैंड से। तो आगे हमारा क्या मॉरल होगा? हम क्या उनसे मतलब जो न्यूजीलैंड है उनके साथ क्या टेस्ट सीरीज़ खेलेंगे? क्या लगता है कि हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि हमारा मॉरल जो है वो हाई हो सके और हम वो टेस्ट सीरीज़ जो है वो कम से कम 2 टेस्ट मैचेस जो हैं वो जीत सकें? देखिए, टीम मैनेजमेंट के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जिस तरह से देखें वर्ल्ड कप में जो है वो ड्रेसिंग रूम में अपने प्लेयर्स के साथ जो है वो टीम मैनेजमेंट मुखातिब होती रही है। बाबर आजम जो है बड़े पॉजिटिव कप्तान हैं। वो
आज भी उन्होंने कहा कि इस चीज़ को हम प्रेशर नहीं लेंगे, हम हर रोज़ एक नया दिन होता है, ये सोच भी यही होनी चाहिए कि चलें अब हम 3-0 हो गए हैं, कोई बात नहीं, अब इसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम यहीं से अपना एक फ्रेश स्टार्ट लेके न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ ज़रूर खेल सकते हैं। अब आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में देखें पाकिस्तान 6ठे नंबर पे है और न्यूजीलैंड 5वें नंबर पे है, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान अब 7वें नंबर पे चला गया और न्यूजीलैंड 8वें नंबर पे है। तो पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड को टैकल कर सकता है और न्यूजीलैंड की वाइट बॉल टीम तो बहुत अच्छी है, लेकिन टेस्ट टीम जो है उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही। तो अगर हम न्यूजीलैंड को हराने में कामयाब हो जाते तो हमारा मोराल जो है मेरे ख्याल में काफ़ी हाई भी होगा और हमारा जो एतमाद जो हम खो चुके हैं वो भी बहाल हो जाएगा। जाते जाते सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहूंगा कि रावलपिंडी जो हमारा क्रिकेट ग्राउंड है उसको दूसरा डिमेरिट पॉइंट मिला है, तो क्या लगता है कि कितने डिमेरिट्स पॉइंट्स हों तो किसी किस्म की हमें पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है कि वहाँ पे मैचेस नहीं होंगे? रावलपिंडी टेस्ट जो रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ पे क्या देखिए डिमेरिट पॉइंट्स जो होते हैं वो 5 साल तक जो है एक्टिव रहते हैं और किसी को भी अगर 5 डिमेरिट पॉइंट्स मिल जाए तो उस पर 1 साल की पाबंदी लग जाती है। पाकिस्तान के गुज़िश्ता 1 साल में देखें, अब इससे पहले यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट हुआ उसमें भी डिमेरिट पॉइंट थे, अब इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच हुआ इसमें भी डिमेरिट पॉइंट मिल गए। मेरे ख्याल में अब मज़ीद गुंजाइश नहीं है कि हम ऐसी पिचेस बनाएं, क्योंकि ऐसी पिचेस का फ़ायदा नहीं है, आपके फैंस भी जो हैं वो उस तरह से मुतासिर नहीं होते, फिर फैंस जो है थोड़े दुखी हो जाते हैं कि वो सिर्फ बैटिंग नहीं वो बैलेंस देखना चाहते हैं, वो बॉलर्स को भी देखने आते हैं, वो चाहते हैं कि क्रिकेट में बैलेंस हो, सब यही चाहते हैं और होना भी यही चाहिए कि बैलेंस बिल्कुल सही है, जो ताकि अच्छी क्रिकेट हो सके। अगर क्रिकेट बैलेंस हो तो ही मजा आता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ज़ीशान क़य्यूम आपके कीमती वक्त का।